the topic electric flux. First of all, we know about what is the electric flux. Electric flux is defined as the number of electric field line pass through any surface area is called electric flux. Okay. Electric flux, know that number of electric field line pass through any surface area is called electric flux. Electric flux denoted by, it is denoted by phi. हम इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे बोला जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है? अगर एक ही डायरेक्शन में फील्ड लाइन हमको नजर आए तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म है. अगर हमको फील्ड लाइन ऐसे नजर आए या फिर ऐसे नजर आए तो हम बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म है. दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ओके. Electric field line, it is denoted by capital E. This is electric field. Uniform and non-uniform. हमने बोला कि number of electric field line pass through any surface area is called electric flux. यानी कि electric field line को हम लोग एक एरिया से पास करेंगे और जितने उस एरिया से पास होगा वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ये भी हम बोल सकते हैं. क्यों? अभी हम समझा एग्जांपल से समझाएंगे क्यों हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. फॉर एग्जाम्पल, कि मान लेते हैं कि एक एरिया है, एक सरफेस एरिया है. एक सरफेस है जिसका एरिया ए है. दिस इज सरफेस, दिस इज एरिया. और इस एरिया से हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है. वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा. तो दिस इज एरिया. We will count now how many electric field lines pass through this area. 1, 2, 3, 4. So electric flux equal to 4. Okay. अगर यहां पे बात करें कि सेम एरिया ले, हमने सेम एरिया लिया, हमने सेम एरिया लिया लेकिन दोनों में हमको डिफरेंस पता चल रहा है. एक का फ्लक्स 4 है, इसका फ्लक्स कितना होगा? तो इस एरिया में देखेंगे कितने फील्ड लाइन पास हो रही है. 1, 2, 3. हम बोलेंगे इसका फ्लक्स कितना है? 3. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, दिस एरिया एंड दिस एरिया इज सेम, बट अगर स्ट्रेंथ की बात करें किसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका या इसका, हम बोलेंगे जिसका फ्लक्स ज्यादा होगा उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. तो इसका फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है. इसका फील्ड क्या है? वीक है. लेकिन किसी एक पॉइंट की बात करेंगे, जरूरी नहीं
कि अगर यहां पे एरिया ये है, अब यहां पे एरिया सेम ले लिए, सेम एरिया ले लिए, तब पूछा जाएगा कि इसका फील्ड, इसका फ्लक्स कितना होगा। इसका फ्लक्स होगा 2, क्योंकि इससे कितना ये फील्ड लाइन पास हो रही, 1 and 2। तो हम ये चीज बता सकते हैं कि अलग अलग लोकेशन पर किसी फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ कितना होगा, वो चीज को हम उस एरिया से फील्ड लाइन को पास करके हम बता सकते हैं। यहां पे फील्ड स्ट्रांग है, यहां पे फील्ड वीक है, एक ही फील्ड लाइन है, लेकिन कहीं स्ट्रांग कहीं वीक है। क्यों है? क्योंकि इस एरिया से फील्ड लाइन 3 पास कर रहा है, यहां से फील्ड लाइन 2 पास कर रहा है, इसलिए वीक है, ये स्ट्रांग। यहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ वीक होगा, यहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। ओके, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक flux. So write down for the video. Mathematical expression of electric flux. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है। और कोई भी क्वांटिटी को हम क्या सिंपली बोलते हैं कि वो एक स्केलर होता है। एवरी क्वांटिटी इज ए स्केलर। सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके। और हमने ये चीज देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दो चीज पे डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और दो वेक्टर मिलकर अगर कोई स्केलर बनाता है मतलब वहां पे प्रोडक्ट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? प्रोडक्ट। क्योंकि हम जानते हैं किसी फिजिक्स में कि अगर दो वेक्टर को हम प्रोडक्ट करेंगे तो कौन सी प्रोडक्ट? तो डॉट प्रोडक्ट। तो उसकी वैल्यू किस में आएगी? स्केलर में आएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, दैट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू कॉस थीटा। अब क्वेश्चन एराइज होता है व्हाट इज द थीटा? व्हाट इज द थीटा? तो वी नो दैट वेरी वेल कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, दो वेक्टर के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट होती है और उसकी वैल्यू स्केलर आती है तो उस डॉट के बदले में हम कॉस थीटा लिखते हैं। और थीटा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ओके। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन हम समझे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक क्वांटिटी को शो करता है। और आगे अगर हम लोग जानना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? SI, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे देखेंगे बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है?
तो दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एरिया वेक्टर। और कि अगर हम इसको मैग्नीट्यूड को फॉर्म में लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसी भी कॉस थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। तो किसका केवल यूनिट हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। दोनों के यूनिट को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो हमारा किसका यूनिट होगा, फ्लक्स का। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेनली बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज। और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की कोई भी फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एनी फोर्स, अगर फोर्स है तो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। इसीलिए हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसलिए फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C। जब भी हम यूनिट मल्टीपल में लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं, ओके। और एक यूनिट होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसलिए पोटेंशियल को हम लोग B से डिनोट करते हैं, और ग्रेडियंट का मीनिंग होता है कि किसी के साथ डिफरेंशिएट करना। तो हमने वोल्टेज को किसके साथ डिफरेंस किया, एक डिस्टेंस के साथ। तो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका और एक यूनिट हो जाएगा वोल्ट का, वोल्ट होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट वोल्ट मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, न्यूटन वोल्ट मीटर अपॉन कूलम, ओके। तो यहां तक हम लोग डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं डायमेंशन। सॉरी स्टूडेंट, यहां पे तो मिस्टेक हो गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट बाय डिस्टेंस इनटू एरिया। वोल्ट का यूनिट होता है वोल्ट, नहीं वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और नीचे मीटर होगा तो मीटर मीटर कैंसिल होगा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, ओके। इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्क डन बाय चार्ज करके, उससे भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारा इस तरह से रिलेशन आता है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डायमेंशन निकालने का सिंपल तरीका है कि आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इजी वे में निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किसके साथ हो सकता है, फोर्स के साथ, फोर्स बाय चार्ज इनटू एरिया। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होगा, mlt -2, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी
का यूनिट एल टी पे पावर -1 अब बाय टी, टी ऊपर जाएगा तो एम एल टी -2। ए का डायमेंशन एरिया है तो मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ का, तो लेंथ को किससे, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ होता है एरिया। क्यू चार्ज का यूनिट होगा, चार्ज का डायमेंशन होगा, इसको हम लिख सकते हैं I इंटू टी, और I का डायमेंशन होता है A और T का डायमेंशन होता है T। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इजी तरीके से हमको डायमेंशन पता चल जाएगा। ml t-2 L का स्क्वायर अपॉन A T। A is not area, it is the dimension of current। इस तरह से हम कह सकते हैं जितने भी सिमिलर टर्म होता है उसको सिमिलर टर्म के साथ रिलेट करते हैं। कितने सिमिलर टर्म है, L और L सिमिलर टर्म है, T सिमिलर टर्म है, बाकी सबको सेपरेटली लिखते आते हैं। F तो यहां पे हो जाएगा M A पे पावर -1, L के साथ क्या रिलेशन आएगा, L क्यू, T ऊपर चला जाएगा तो रिलेशन क्या आएगा, T -3। इस तरह से कह सकते हैं फ्लक्स का डायमेंशन M A पे पावर -1, L पे पावर 3, T पे पावर -3। ओके, ओके, पॉज द वीडियो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग समझे किसी सरफेस के द्वारा कितना फ्लक्स बनता है, तो सरफेस हम लोग का दो तरीके से हो सकता है, एक ओपन सरफेस, एक क्लोज सरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं ओपन सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, इस अलग अलग एंगल में फील्ड और सरफेस के बीच अलग अलग रिलेशन होगा, तो फ्लक्स भी अलग अलग होगा। लेकिन ये सरफेस कैसा है, ओपन सरफेस। तो यहां पे देखते हैं कि यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, अगर सपोज दैट ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम बोलेंगे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। फ्लक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं ई डी ए अपॉन ई डी ए इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया बाय 2। उसी तरह दूसरा केस देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया, मान लो ये सरफेस है, इस तरह से सरफेस है और फील्ड इधर है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, अपर में होगा, क्योंकि हमेशा एरिया जो होता है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है सरफेस पे, वो हमेशा कितना एंगल बनाता है सरफेस के साथ, 90 डिग्री ऑलवेज। ये सरफेस ऐसे है तो एरिया ऐसे जा रहा है, क्योंकि सरफेस ऐसे है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा सरफेस के साथ कितना एंगल, 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये सरफेस ऐसे है, फील्ड ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका रिलेशन कितना है, 90 डिग्री, तो इसकी फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 के वैल्यू कितना होता है, 0, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ओके, केस नंबर 3, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, कैसे, तो मान लेते हैं ये सरफेस है, इस तरह से सरफेस है और फील्ड लाइन से जा रही है, तो फील्ड और एरिया
दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू यहां पे क्या पुट करेंगे, 0। कॉस 0 का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हम बोलेंगे यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो फ्लक्स के केस में जब जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, वहां पे अगर हमसे पूछा जाए कि फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच एंगल कितना हो, 0 डिग्री। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ना, फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। इस समय जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच जो रिलेशन आया, उससे जो फ्लक्स की वैल्यू मिली, वो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, नंबर 4, अगर एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच एंगल कितना हो, 180 डिग्री, फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स की वैल्यू होगी मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, तो मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 0। और फ्लक्स का मिनिमम होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इस तरह से मान लेते हैं सरफेस है और इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन इधर है और फील्ड इधर है। ओके, तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, एंगल कितना, 180 डिग्री। ओके, सो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, और ये जो फ्लक्स होगी वो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, माइनस ई डी। ओके, यहां से हमको 2 कंक्लूजन निकलती है। पहला कंक्लूजन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। दूसरा कंक्लूजन कि अगर सरफेस यूनिफॉर्म ना हो, ये तो यूनिफॉर्म अगर हम दे दें तो आसानी से निकाल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो याद रखने का, जब भी हमको नॉन यूनिफॉर्म टर्म मिले तो हम लोग 2 चीज करते हैं, या तो डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन फिजिक्स। तो जब भी हमको नॉन यूनिफॉर्म अगर टर्म आए तो उस केस में हमको हमेशा ये दिमाग में रिमाइंड होना चाहिए कि या तो हमको यहां पे डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं या फिर हम इंटीग्रेट। लेकिन फॉर्मूला को देखते हुए कि अगर हम फॉर्मूला हमारा प्रोडक्ट के रूप में है और हमको फ्लक्स निकालना है, तो यहां पे हम डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर सकते। जब भी यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ओके, ये सिंपल था कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो, इसीलिए हम लोग को हम यहाँ पे डीए लिखने का मेरा रीजन क्या था, डीए लिखने का मेरा रीजन ये था कि ओपन सरफेस है और ओपन सरफेस का हमको अगर फ्लक्स निकालना है तो पहले हम स्मॉल एरिया लेंगे, फिर उसको हम पूरे एरिया के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। तो हम सिंपली अगर ओपन सरफेस की बात करें तो हम सिंपली इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डीए कॉस थीटा, ये ओपन सरफेस के लिए। लेकिन अगर क्लोज, सिंपली हम इसको इंटीग्रेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे हम साइन क्लोज का नहीं लगाएंगे। यहां पे हम क्लोज का साइन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सरफेस क्या है, ओपन है। यहां सिंपल हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। कहां क्लोज का साइन लगता है, आते हैं नेक्स्ट केस में। प्लीज
राइट डाउन दिस BD। इस तरह से हमको ओपन सरफेस का फॉर्मूला पता चल गया फ्लक्स का, और उसमें हम एक और कंक्लूजन निकाले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,